अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्ज़े जुनून बाय जरनाब चांद नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाय का कप उठाए वो दोनों बाहर आ गई, जहाँ सरसा बेगम मन्नत के साथ बैठी थी। वो दोनों भी वहां आकर बैठ गई। जिसा कहाँ जा रही हो? फरवा बेगम ने इसे तैयार होकर जाता देखकर पूछा। अम्मी, एक दोस्त के साथ काम से जाना है, 1 घंटे तक आ जाऊंगी। बेटा, दोस्त वगैरह तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो चलते रहते हैं। लेकिन तुम जरा सालार की खबर लो, पता नहीं कहाँ है, बच्चा कहाँ रुल रहा है। बीवी हो तुम, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। फरमा बेगम की बात पर इसके बढ़ते कदम रुके थे। इसे खुद भी बहुत फिक्र थी, कई कॉल्स वो कर चुकी थी लेकिन नंबर इसका स्विच ऑफ था। जी अम्मी, मैं सालार को फोन कर लूंगी, अभी मेरा जाना जरूरी है, प्लीज 1 घंटे में आ जाऊंगी। मैं वो मासूमियत से कहकर निकली। बेटा, थोड़ा सा खा लो। अम्मा जान ने इसकी प्लेट में चावल डाल कर कहा। आयत ने खामोशी से 2-3 निवाले जहर मार के और प्लेट पीछे कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। बाला शाह की गंभीर आवाज पर दोनों ने डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ देखा था। बलाश को देखकर आयत ने फौरन अपनी नजरों का जाविया बदला था। बलाश को इसकी यह हरकत बहुत चुभी थी। वो आगे आया और झुककर अम्मा जान के माथे पर बोसा दिया और आयत के साथ वाली चेयर खींचकर बैठ गया। इसके बैठते ही आयत उठकर कमरे में चली गई। अम्मा जान और बालाश दोनों दोनों ने इसकी नजरों से ओझल होने तक देखा। बालाश शाह पूरे हफ्ते बाद आज वापस आया था। इस दिन इसे किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया। बेटा, तुमने इसके साथ जबरदस्ती करके अच्छा नहीं किया। अम्मा जान ने इसे खाना देते हुए संजीदगी से कहा। ऐसा आपसे? आयत ने कहा। इसने निवाला मुंह में डालते हुए सुकून से पूछा। नहीं, वो बच्ची तो कुछ बोलती ही नहीं, हर वक्त खामोश और उदास रहती है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, कितनी हंसमुख लगी थी वो मुझे, खिलखिलाती हुई। आप बिला वजह मुझ पर शक कर रही हैं अम्मा जान। मैं तुम्हारे बाप की भी माँ हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। तुमने जरूर इसे हासिल करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया होगा, वरना इनकार तो वो पहले कर चुके थे। अम्मा जान ने सख्ती से कहा, जिस पर बजाय शर्मिंदा होने के बलाज ने हंसते हुए अपनी आंख मींची थी। अम्मा जान को इसकी डिटाई पर जी भरकर गुस्सा आया था। जैसे आज तक तुम अपनी बहन का गम नहीं भूले, ये भी किसी की बहन है, तुम कैसे किसी के साथ गलत कर सकते हो? अम्मा जान के गुस्से से कहा था। इसकी मुस्कुराहट पर इन्हें गुस्सा आ गया था। बहन के नाम पर इसका चेहरा इंतहाई लाल हो गया था। गर्दन और माथे की रगें जब्त करने के चक्कर में उभर आई थी। क्या कुछ ना याद आया था इसे? वो गुस्से से उठा और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मा जान ने अफसोस से इसे देखा और खुद भी वहां से उठकर चली गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी गहरी सोच में थी। आंसू आंखों से निकलकर गालों में बहने लगे थे। वो पहले ही गुस्से में था। तेज कदम उठाता इस तक पहुंचा और बाजू खींचकर इसे खड़ा किया और सख्ती से इसके बाल जकड़े। किस बात का शौक मना रही हो? वो उसके मुंह पर फुफकारा था। आयत ने दर्द से आंखें मींच ली मगर एक लफ्ज नहीं बोला। वो गुस्से में इसके होंठों पर झुका और अपना सारा गुस्सा इसके होंठों पर उतारने लगा। आयत ने कोई मजामत नहीं की। जब इसे लगा वो सांस नहीं ले पा रही, इसने खुद को ढीला छोड़ दिया। बालाज ने इसके वजूद को दूर से झटका और लहरा कर सोफे पर गिरी। बालाज ने झुककर इसका चेहरा जकड़ा। गूंगी हो? बोलो, बोल क्यों नहीं रही? या जुबान बीच में कर, या जुबान बेच कर आई हो? सालार इस पर झुका पुकार रहा था मगर मजाल हो इस लड़की की अपनी जुबान खोली हो। बुखार में इसका जिस्म तप रहा था। वो लड़की बेहिस बनी हुई थी। बलाज गुस्से से उठा और जो चीज इसके हाथ में आती थी वो उठा उठा कर पटकने लगा। अम्मा जान कमरे के शोर से परेशान होकर इसके कमरे में आई थी। आयत सोफे पर सुकड़ी सिमटी पड़ी कांप रही थी, जबकि बलाज गुस्से में अम्मा जान को देखकर इनके पास आए। इसके कहे इसे कहे, अगर मेरे सामने अब अगर इसने अपनी जुबान बंद रखी तो जुबान काट के फेंक दूंगा, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने के लिए जहमत तो ये कर नहीं रही, तो ये किस काम की? वो पाँव से हर चीज ठोकर मारता बाहर निकल गया। अम्मा जान इसके पास आती इसे सीने से लगा गई। इनके सीने से लगते ही जो वो बिलक बिलक कर रोई, अम्मा जान से इसे संभालना मुश्किल हो गया। कुछ जहनी असर, कुछ कमजोरी की वजह से वो वहीं बेहोश हो गई। अम्मा जान की आवाज पर फरजाद भागते हुए कमरे में आया था। आयत को बेहोश देखकर इसने पहले डॉक्टर को कॉल की, फिर बालाज को।
वो जब घर से थोड़ी ही दूरी पर था, फरजाद की कॉल पर भागते हुए आया था। चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। वो इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, बस अम्मा जान का आईना दिखाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इस पर अपना गुस्सा निकाल दिया। इसने आयत को बाजू में उठा लिया और बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर अभी आ चुकी थी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो चुकी है। कमजोरी भी बहुत है इनकी। इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखें आप। मैंने ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा। और ये कुछ मेडिसिन है, इनको टाइम पर खिलाएं। डॉक्टर नरमी से बलाज को पर्ची थमा कर निकल गई। पर जाद इनको बाहर तक छोड़ने चला गया। अम्मा जान नाराजगी से वहां से निकल कर जाने लगी। प्लीज अम्मा जान, आप तो नाराज मत हो, प्लीज। इसने अम्मा जान का हाथ पकड़ लिया। मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। तुम एक संस नाजुक नाजुक के साथ इस तरह पेश आओ। जबरदस्ती भी तुम करो और नाराजगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन सा बदला लेने के लिए तुमने इससे शादी की। अम्मा जान बोलने पर आई तो बोलती चली गई। बालार ने सर शर्मिंदगी से झुका दिया। मैं अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा अम्मा जान। इसने अम्मा जान का हाथ थामकर लबों से लगाया। अम्मा जान खामोशी से कमरे से निकल गई। वो अफसोस से इसके पास आया और इसके चेहरे पर नजरें जमाए बेड पर बैठ गया। पहले वो बहुत कमजोर हो गई। आंखों के गिर चाह हल्के, चेहरे पर इसकी उंगलियों के निशान। इसे खुद की हरकत पर अफसोस हुआ था। इसे यहाँ आए पूरा हफ्ता हो गया था। कुछ दिनों से इसकी तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को दिखाने पर जो इसे खबर मिली थी, इसने अकीदत को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। इसे समझ नहीं आ रहा था इसे खुश होना चाहिए या नहीं। इसे एक अलग सा एहसास था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। शायद माँ बनने का एहसास ऐसा ही होता है। वो रोते रोते अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा दी। बेटा, ऐसे मौकों पर रोते नहीं। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें ये मर्तबा अदा किया। रशीदा खाला जिसके घर पर वो रो रही थी मुस्कुरा कर बोली। अब्बू के जाने के बाद मुझे लगता था मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं होने दिया खाला। इसने मुझे वो दिया है जिस पर सिर्फ मेरा हक है, जिसे मुझे कोई नहीं छीन सकता। वो न आंखों से मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारा हक है। अब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो, उदास मत रहा करो, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। खाला के मुस्कुराने पर इसने इस्तबात में सर हिलाया। इसे आज भी याद था वो दिन जब वो घर छोड़कर आ रही थी। वो बटे हुए इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। ना वो अर्श को किसी के भी साथ बर्दाश्त कर सकती थी और वो खुद को अर्श के मयार के मुताबिक समझती थी। इसलिए इसे बेहतर यही लगा कि वो खामोशी से घर छोड़ दे। इसे नहीं पता था वो कहाँ जाएगी, जिसका डर खटखटाएगी। वो सब अल्लाह पर छोड़कर निकल आई थी। मगर इसे निकलते हुए घर में किसी ने देख लिया था। फिर इसे रशीदा इंसान इसे रशीदा इंसान के पास छोड़ा था, जो अपने बूढ़े शौहर के साथ रहती थी। इस शख्स ने इससे वादा किया था कि कुछ भी हो जाए, इसकी वजह से अर्श को कभी भी इस ठिकाने का पता नहीं चलेगा। इसी वादे पर यकीन करके वो रशीदा खाला के साथ रह रही थी। जब इसे डॉक्टर ने मां बनने का बताया, इसे अर्श शिद्दत से याद आया था। वो अभी घर पहुंची थी। जब कमरे में दाखिल हुई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर इसे सालार के क्लोन की खुशबू कमरे में महसूस हुई थी। इसका दिल बहुत जोर से धड़का। जिजा ने धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो कमरा रोशन हो गया। सालार बेड पर जूतों समेत बेड पर लेटा हुआ था। कमरे में रोशनी फैलने पर सालार ने बाजू हटाकर सामने खड़ी जिजा को देखा, फिर दोबारा अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। इसकी हालत देखकर जिजा का दिल कट गया था। गिरे मलकजे से शर्ट में ब्लू जीन्स पहने, बिखरे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ वो कोई और सालार ही लग रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती इस तक आई। सालार, इसने धीरे से पुकारा। सालार ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने सालार के बाजू पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे जलते हुए कोयले में हाथ रख दिया हो। वो तड़प कर इसके पास बैठी और इसका बाजू आंखों से हटाया। आंखों में सुर्खी देखने लायक थी। आपको तो बहुत तेज बुखार है, उठे हम अस्पताल चलते। इसने हाथ पकड़कर सालार को उठाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस न हुआ। उठे आप। इसने दोबारा खींचा तो इसने जिजा का हाथ झटका। वो हैरानगी से सालार की तरफ देखा, जो सिर्फ आंखों से इसे ही देख रहा था। दूर रहो मुझसे तुम। इस वक्त एक रेसिप्ट के साथ हम रेपिस्ट के साथ हमदर्दी
کر رہی ہو؟ سالار نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو بس، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر سالار نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ پریشانی سے وہاں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اما جان نے ہانیہ کو اس کا خیال رکھنے کے لیے کمرے میں بھیجا تھا۔ وہ ہانیہ کا سہارا لے کر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بھابھی یہ کھا لے ورنہ بھائی بہت غصہ کریں گے، اس نے سوپ کا باؤل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آیت نے خاموشی سے باؤل تھام لیا کیونکہ اسے خود بھی بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سوپ پینے لگی۔ تب تک ہانیہ نے اٹھ کر کمرہ سمیٹ لیا۔ ہانیہ بلال شاہ کے ڈرائیور کی بیٹی تھی جو سرونٹ کوارٹر میں اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی، اور فرجاد پچھلے 10 سال سے بالاج کے ساتھ تھا۔ وہ اس کا ہمراز دوست سب تھا۔ وہ بھی شاہ ہاؤس میں ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ہانیہ کے والد کے انتقال پر اما جان اور بالاج نے ان دونوں کی رضامندی پوچھ کر ہانیہ اور فرجاد کا نکاح کروا دیا تھا، اور دونوں شاہ ہاؤس میں ہی رہتے تھے۔ بھابھی آپ آرام کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا، میں باہر ہی ہوں، ہانیہ سے کہہ کر نیچے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد آیت تکیے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ اچانک اسے اپنے ماتھے پر کسی کے ہونٹ کا لمس محسوس ہوا، مگر اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ اس شخص کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے سر پر ہلکا ہلکا اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا سر دبا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی بالا شاہ کی نظروں سے۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے اٹھا کر کمرے سے پھینک دیتی، مگر اتنی ہمت وہ خود میں مفتوت پاتی تھی، اور نہ ہی وہ بلاد سے کوئی کلام کرنا چاہتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اس کا بخار کافی حد تک اتر چکا تھا۔ بالاج نے اب اس کے ماتھے کے بلوں کو ٹھیک ڈھیلا دیکھا تو اس پر کمفرٹر اچھے سے ڈال کر اٹھ گیا اور بالکنی میں رکھی چیئر پر سگریٹ جلا کر بیٹھ گیا۔ آدم خان زادہ گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ سب کہاں ہے؟ آدم نے صفائی کرتی ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب، منت بیوی چھوٹی بیگم صاحبہ کے کمرے میں سو گئی اور شفا بیوی بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے میں ہے، وہ بتا کر دوبارہ کام کرنے لگی۔ آدم فروا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو شفا بیگم کا سر دبا رہی تھی۔ آدم کو اندر آتا دیکھ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پورے 4 دن بعد اس کو دیکھا تھا۔ بنا پل جھپکائے وہ اسے دیکھنے لگی۔ آدم کے چہرے پر اسے دیکھ کر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فروا بیگم آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر ان کا ماتھا چھوا۔ شفا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ دور کیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے شفا کو کرنٹ سا لگا تھا۔ امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے شفا کو نظروں میں رکھ کر پوچھا، جو اس کے دیکھنے پر ہی لال ہو رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے امی، بس سر میں درد تھا تو اس میں سر دبا رہی تھی، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ شاید سو گئی ہیں امی، کمرے میں آئے آپ، وہ کہہ کر اٹھ کر نکل گیا۔ پیچھے وہ جھجکتے ہوئے اٹھی تھی اور امی کے سونے کا یقین کر کے ان پر اچھے سے کمفرٹر ڈال کر باہر آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ شرٹ لیس وارڈروب سے اپنا سوٹ نکال رہا تھا۔ اس کا کسرتی جسامت دیکھ کر شفا کے قدم تھمے تھے۔ اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ چہرہ ایک دم لال ہو گیا تھا۔ میرا سوٹ نکال دیں، آدم نے اسے دروازے پر جمے دیکھ کر کہا، اور خود بستر پر پھیل کر لیٹ گیا۔ ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک سوٹ نکال کر بنا اس کی طرف دیکھے اس کی طرف بڑھایا۔ آدم نے اس کو دیکھا جو ایک ہاتھ سے اس کی طرف کیے ہوئے اور وارڈروب کی طرف منہ کیے کھڑی تھی۔ یلو کلر کے لون کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آدم نے سوٹ پکڑنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور خود پر گرایا تھا۔ شفا اس کی اچانک اقتدار پر گھبرا گئی۔ اس کے ہونٹ بے دھیانی میں آدم کے سینے پر لگے تھے۔ اس نے سختی سے اسے اپنی آنکھیں اور لب کھینچ لی۔ آدم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کو خود پر گرایا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس پر اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی سختی تھی کہ اس نے آدم کے سینے پر مکے برسائے۔ شفا کو اپنے منہ پر خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آدم نے اسے روتے دیکھ اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی۔
शिफा ने शिकायती नजरों से इसे देखा, मगर इसकी खुमार आलूद नजरों को वो देखकर जल्दी से नजरें झुका गई। आदम ने इसके होंठ को अपने अंगूठे से मसला और वही अंगूठा शिफा को देखते हुए अपने होंठों को लगाया। शिफा को इसकी बेबाकी पर टूटकर शर्म आई। इसने लरजते वजूद को देखकर आदम ने इससे आजादी बख्शी और मुस्कुराते हुए अपना सूट उठाकर वॉशरूम जाने लगा। सलार और अर्श को कमरे में भेजेगा। इसे भागते हुए देखकर आदम ने पीछे से आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए थे। इसे संजीदगी से इनका बिखरा हाल देखा तो दोनों कमरे में रखे सोफे पर बैठ गए। आपने बुलाया भाई? अर्श ने पहल की। हाँ, तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुंची? इसने बराह रास्त अर्श से पूछा। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, इसने संजीदगी से जवाब दिया। तुम चाहो तो पुलिस की मदद ले सकती है। जिसे चाहो मैं मदद करने को तैयार हूँ, इसने अर्श की हालत देखकर कहा। इस घर में 3 मर्दों के होने के बावजूद भी अजीब खाली सा हो गया था। हर कोई अपनी मर्जी से आता था। नहीं भाई, मैं तलाश कर लूंगा। मैं इस काम में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता अब। सालार ने एक नजर इसे देखा जो खुद से भी बेजार लग रहा था। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। तुम बता सकते हो पिछले पूरे हफ्ते तुम कहाँ थे? अब इसके तोपों का रुख सलार खान ज्यादा की तरफ था, जो बड़ी हुई दाढ़ी और बालों के साथ अजीब ही मखलूक लग रहा था। मैं इस्लामाबाद गया था, वहां काम था मुझे, इसने रूखा सा जवाब दिया। तुम जानते हो बलाश शाह कौन है? इसके पूछने पर अर्श और सालार दोनों ने इसकी तरफ हैरानगी से देखा था। नहीं, ना ही मैं जानना चाहता हूँ, सालार ने नागवारी से जवाब दिया। फातिमा शाह का भाई है वो। आदम खान ज़ादा की बात पर इसके सर पर कोई पहाड़ गिरा था। वो दोनों ही हैरान नजरों से इसे देखने लगे। क्या कुछ याद ना आया था इस नाम पर इनको? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सालार ने धीरे से कहा, जबकि इसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें याद है हम दोनों को भी इसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था जब वो रिश्ता लेकर आया था। अब याद आ रहा है मुझे, वो फातिमा से बहुत मिलता है। अर्श की बात पर आदम ने इन दोनों की तरफ नासमझी से देखा। ये कब हुआ था? तुम लोगों में से मुझे किसी ने बताने की जहमत नहीं की। सालार ने गुस्से से खड़ा हो गया। भाई, आपको गोली लगी थी इन दोनों, और सालार ने इनको मना कर दिया था क्योंकि इसको बलाज शाह अच्छा नहीं लगा था, और वो बात वहीं खत्म हो गई। अर्श ने सफाई देनी चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता तो कम से कम ये सब ना होता। आदम सर हाथों पर गिराए बैठ गया। न जाने इसने आयत से शादी शादी का नियत से की होगी। ये कहने वाला अर्श था। माजिद, यार बस कुछ वक्त की बात है, तुम मेरी खातिर इतना नहीं कर सकती? सालार ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो इस वक्त दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे थे। अर्श आज छुट्टी पर था, इसलिए वो दोनों अकेले बैठे थे। तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, समझे? और अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। फातिमा ने इसे घूर कर देखा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम्हें बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी से मिलवाऊंगा और इनसे कह देंगे हम शादी कुछ साल बाद करेंगे, इसलिए अभी फैमिली को मिलने की जरूरत नहीं है। तब तक जिजा खुद ही सेट हो जाएगी। इससे कहें और शादी होने के बाद हम ये ड्रामा बंद कर देंगे। सालार ने संजीदगी से कहा। तुम जिजा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? कजिन है तुम्हारी और तुमसे क्लोज भी बहुत है। सबसे बड़ी बात खूबसूरत है। फातिमा ने इसे गहरी नजरों से देखकर पूछा। यही तो मसला है कि मैंने हमेशा इसे छोटी बहन समझा था। पता नहीं इसके दिमाग में ऐसी फजूल सोच आई कैसे। मैं इसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता, सालार ने जलती आंखों से जवाब दिया। फातिमा इसकी दोस्त थी जिससे वो अपनी हर बात शेयर करता था। शेयर तो वो अर्श से भी करता था, मगर जिजा वाला मसला इसने अर्श से छुपाया था, और जिजा को खुद से दूर करने के लिए भी फातिमा से मदद लेना बेहतर लगा। इस बात से अनजान जिससे वो मदद ले रहा था, वो खुद इसकी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुकी थी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए वक्त आने पर कुछ करना पड़ेगा, इसने सालार से मुस्कुरा कर कहा, जिस पर इसने सीने पर हाथ रखकर सर को खम दिया। किसी ने नफरत से इन दोनों को दूर से देखा था। फातिमा शाह अपने वालिदैन और दादी के साथ रहती थी। इसका एक जुड़वा भाई बालाज शाह था, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम था। फातिमा के वालिद शहजाद शाह का अपना बिजनेस था। वह एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे।
एक दिन सरदा बेगम और फगवा बेगम फातिमा से मिली थी, लेकिन सालार इन्हें फातिमा के घर ले जाने के बजाय रेस्टोरेंट ले कर आया था। दोनों को ही फातिमा अच्छी लगी थी। उन्होंने सब कुछ बच्चों की मर्जी पर छोड़ दिया, लेकिन किसी की हसद भरी नजरें मुसलसल इन दोनों पर टिकी थी। आज इनकी यूनिवर्सिटी में पार्टी थी। फातिमा ब्लू कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ ब्लैक कैपरी पहने तैयार होकर आई थी। कहाँ जा रही हो? लगता है आज तुम्हारा पार्टनर नहीं आया। अरमान न्याजी जो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन इसका डिपार्टमेंट अलग था, मगर वो फातिमा शाह को पसंद करता था और फातिमा इसे बेइंतहा चिढ़ खाती थी। इसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हो या ना हो, तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए दूर रहो मुझसे। फातिमा ने नागवारी से इसे जवाब दिया और आगे बढ़ने लगी। अरमान ने इसे रोकने के लिए इसका बाजू पकड़ा ही था कि फातिमा ने घूमकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। आइंदा हाथ लगाने की गलती मत करना, और उंगली उठाकर इसे वार्न किया और वहां से आगे बढ़ गई। अरमान न्याजी जो अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था, इसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ पर बल खाकर रह गया। इसके दोस्त कहका लगाकर हंसे थे, जिसने आग जल जिसने आग पर तेल का काम किया था। उड़ लो जितना उड़ लो जितना उड़ना है, उड़ लो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही होगा। वो दिल ही दिल में से मुखातिब था। वक्त इसी तरह से गुजरने लगा। सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। बलाज वो बहुत अच्छा है, तुम इससे मिलोगे तो तुम्हें भी पसंद आएगा। वो बलाज को फोन पर सालार का बताने लगे। वो तो ठीक है, लेकिन ख्याल रखना वो तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। सालार ने के लहजे में वो अपनी बहन के लिए फिक्रमंदी थी। तुम बस दुआ करना, अल्लाह इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे। देखना सब अच्छा होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। तुम बताओ कब आओगे? मुझे तुम्हारी याद बहुत आ रही है, फातिमा ने मोहब्बत से पूछा। बस 2 महीने बाद हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जो जो चाहिए बता देना, फिर एंड टाइम पर मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करता नहीं फिरूंगा। इसने मुंह बनाकर कहा तो फातिमा खिलखिलाकर हंसी। वह जब भी छुट्टियों पर आता, सिर्फ इसकी वजह से लास्ट डे भी इसे शॉपिंग मॉल में रुकना पड़ता था। ठीक है, भेज दूंगी। इसके बाद कुछ जरूरी बातों के बाद वो फोन बंद करके लेट गई। अभी इसे सोए कुछ ही घंटे हुए होंगे कि इसका मोबाइल बजने लगा, जिसकी वजह से इसकी आंख खुल गई थी। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो सलार की कॉल थी। घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11 बज रहे थे और जल्दी से सोने की आदत थी, और कॉल पिक करती कान पर लगाई, मगर फौरन ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अभी वो रिटर्न कॉल मिलाने ही लगी थी कि सालार का मैसेज जगमगाने लगा। मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, अभी आ सकती हो? खैरियत है? इसने मैसेज लिखकर भेजा। हाँ खैरियत है, बस एक फैमिली गेट टुगेदर है। मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ और तुमसे कुछ कहना भी चाहता हूँ। साथ में एक हार्ट वाला इमोजी भी था। सालार के मैसेज पर इसका दिल जोर से धड़का। कहाँ आना है? इसने पूछा। जवाब में एक एड्रेस था जो तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था। वो धड़कते दिल के साथ उठी। इसका दिमाग इसे मना कर रहा था, मगर वो दिल के हाथों मजबूर होकर तैयार हो गए, और इसे यकीन था सालार पर। वो खुद से भी कई ज्यादा सालों से इनकी दोस्ती थी। इसकी नजरों में कभी किसी लड़की के लिए कोई गंदगी नहीं देखी थी इसने। वो पहले भी बहुत बार इसके साथ अकेले आना जाना कर चुकी थी, इसलिए इसे सालार से किसी किस्म का कोई डर महसूस नहीं हुआ। और वैसे भी वहां इतने लोग होंगे तो इसका जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मिस्टर एंड मिसेस शहजाद एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मुलाजमों के अलावा सिर्फ अम्मा जान ही थी, जो गहरी नींद में थी, और एक मुलाजमा को इनका ख्याल रखने का कहकर अपनी गाड़ी में घर से निकल आई। वो एक फार्म हाउस का एड्रेस पर था। 15 मिनट में ही पहुंच चुकी थी। इसे देखते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। बाहर बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन अंदर रोशनी नजर आ रही थी। इसने सालार को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला और इसे फोन करने लगा, मगर मगर कॉल पिक नहीं हुई। मोबाइल की आवाज से इसे अंदर से आने लगी। वो धीरे धीरे कदम उठाती अंदर बढ़ गई। जैसे ही इसने लाउंज में कदम रखा, कोई सोफे पर बैठा था, मगर इसकी तरफ